नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव से। शैलेंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने टीवी और फिल्म अभिनेता है। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की और फिर उसके बाद कई फिल्मों कई टीवी सीरियल में अहम किरदार में नजर आए हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने अमिताभ बच्चन संग फिल्म फैमिली में अदाकारी की है तो टीवी सीरियल स्पेस सिटी में अहम भूमिका निभाई है। इस टीवी सीरियल में जखाकू की भूमिका निभाई जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो धारावाहिक जय हनुमान में अहि रावण बने हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो फिल्म रक्त चरित्र में शैलेंद्र ने अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में विवेक ओबराय के साथ इन्होंने अभिनय किया है। तो क्राइम शो सीआईडी के कई एपिसोड में भी नजर आए हैं शैलेंद्र जी। तो वेब सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर में अदाकारी की है। तो धारावाहिक महारथी कर्ण में यमराज बने हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान शैलेंद्र श्रीवास्तव। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि इनका अभिनय का सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे इनको पहला ब्रेक मिला, उसके बाद जो जर्नी थी इनके अभिनय की कैसे वो निरंतर आगे बढ़ती गई। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान शैलेंद्र श्रीवास्तव को। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। धन्यवाद। शैलेंद्र जी, मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने जाने माने हैं। दर्शक आपको कई लंबे समय से टीवी सीरियल और फिल्मों में देखते आ रहे हैं। शैलेंद्र जी, लेकिन सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, मुझे लगता है ये दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुए थे या फिर कोई कुछ आप काम कुछ और कर रहे थे फिर अचानक इस फील्ड में आपका आना हुआ? जी, मैं इतना जहाँ तक मुझे स्पष्ट याद है, मेरी स्मृति जहाँ तक जाती है जी वो ये है कि जब मैं छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था जी। और फिल्में देखता था हाँ तो स्क्रीन पे खुद को तस्वुर किया करता था कि मैं वहाँ होता तो बेहतर होता। जी। और ये पता नहीं था कि कैसे वहाँ जाना है। हाँ और जो मित्र थे, दोस्त यार थे उस जमाने में, चूंकि मैं बहुत पिछड़े इलाके से हूँ, ईस्टर्न यूपी बलिया से, जी। तो वहां भी किसी को नहीं पता था कि कैसे जाना है। हाँ तो वो लोग मतलब इस तरह बोलते थे कि अरे तुम तो काले हो, वो तो फिल्म में सब लोग गोरे गोरे से होते हैं। हम्म तो मुझे बड़ी कुंठा होती थी कि मैं काला क्यों हो गया भाई, फिल्म में सब गोरे लोग होते हैं। तो बाद में समझ आई कि नहीं, ऐसा गोरा काला कुछ नहीं होता है, आपकी प्रतिभा होती है जी और आपको काम, अगर यदि आपको काम आता है तो काम मिलता है। बिल्कुल। तो स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही रंगमंच से जुड़ गया था, स्टेज पे काम करना शुरू किया था और ख्वाहिश थी कि मैं आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करूं, उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करूं और वहां से ट्रेनिंग लूं और उसके बाद फिल्मों में आऊं। लेकिन जैसा कि अभी हम लोग थोड़ा बहुत अब प्रभाव रह गया है महामारी का। उस जमाने में 82 में जी एक महामारी आई थी जिसका नाम था डेंगू। डेंगू फीवर में बहुत मृत्यु हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। उसमें मेरे एक भाई की डेथ हो गई और उसके शॉक में मेरे पिताजी की 28 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करना और एनएसडी करना धाराशायी हो गया। तो ग्रेजुएशन मुझे देना था। मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था और पिताजी की मृत्यु हो गई। तो मैं दिल्ली में उस वक्त था, लौट के गया एग्जाम देने जी। तो धनाभाव था बहुत ज्यादा। तो प्रिंसिपल ने कहा आपको एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिला है अभी तक? मैंने कहा एडमिट कार्ड इसलिए नहीं मिला कि मैंने फीस जमा नहीं की है। अच्छा। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं जमा की है? मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई है और पैसा नहीं है मेरे पास। तो मुझे आज भी याद है, मैं उन प्रिंसिपल साहब धर्मराज राय थे, उनका आभारी हूँ। उन्होंने कहा तो क्या मैं पे कर दूं? मैंने कहा आप पे कर दीजिए, बहुत एहसान होगा आपका साहब। और उन्होंने पे किया और मैंने कैसे भी मतलब परीक्षा दी और ग्रेजुएशन पास किया। आगे की पढ़ाई तो मैं भूल गया और कुछ और जॉब किए, फैमिली को सपोर्ट किया।
और रंगमंच से जुड़ गया मैं दिल्ली में। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया आप बलिया से रहने वाले, तो दिल्ली कैसे फिर आपका आना हुआ और दिल्ली में कैसे आप रहने लगे? दिल्ली पिताजी का ट्रांसफर था ना, दिल्ली अच्छा। में पिताजी जॉब करते थे जी। तो मैं दिल्ली फिर उनके साथ ही आया था, क्योंकि बीमार बहुत थे। और उनकी डेथ के बाद फिर फैमिली भी दिल्ली में ही थी, तो हमने कहा कि अब संभाला जाए, यहीं पे संभाला जाए। सबका बच्चों का छोटे भाई बहन थे, सबका एडमिशन वहाँ था, तो मैंने कहा इनको यहीं पे संभालते हैं, संभाला गया। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो टीचर्स थे उनको पता चला कि मैं एनएसडी करना चाहता था और नहीं कर पा रहा हूँ, क्या ट्रेजेडी हुई ये भी उनको पता था। तो उन्होंने मुझे ट्रेन करना शुरू किया। उन्होंने कहा आप जो भी दिन में काम करते हो, जॉब करते हो, करो, फैमिली को संभालो, शाम को हमारे साथ आप आके बैठा करो, थिएटर सीखो और आपको वही सब सिखाएंगे जो एनएसडी में सिखाते हैं। हमारी लाइब्रेरी आपके लिए खुली है, आप पढ़िए, आपको डिग्री नहीं मिलेगी लेकिन जो कुछ भी हम जानते हैं आपको सिखाएंगे। बिल्कुल। तो मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग हुई नाटकों की, वो एनएसडी के टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के साथ हुई। तो इस प्रकार धीरे धीरे मैं करता रहा। और मुझे याद है, एक नाटक में कर रहा था जॉन पॉल सार्त्र का मैन विदाउट शैडोज। मैन विदाउट शैडोज में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे 2 ऑफर आए। अच्छा। और वो 2 ऑफर थी कि एक सिग्मा था। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सिग्मा था एक सीरियल, और स्पेस सिटी सिग्मा जो भारत का पहला साइंस फिक्शन था जी। और दूसरा था फौजी। फौजी शाहरुख खान वाली? जी 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 जी। हाँ। अगर मैंने फौजी पहले एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज आप शाहरुख खान वाली नहीं, शैलेंद्र श्रीवास्तव वाली कह रहे होते क्योंकि वो रोल मुझे ऑफर हुआ। क्या बात है, मतलब ये तो वाकई आप बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। मुझे लगता है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आप एक अच्छी खासी बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं कि जो शाहरुख खान ने किरदार किया था वो आपको ऑफर हुआ था। जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, और न्यूज़पेपर में खबर भी आई थी। हाँ। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको न्यूज़पेपर भेज दूंगा। नहीं, अरे आपने बोला तो मुझे लगता है फिर उसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, कर्नल कपूर साहब जो थे, जो सीरियल बना रहे थे जी, उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप सिग्मा छोड़ दो या फौजी छोड़ दो, क्योंकि डेट मुझे बहुत चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा भाई मैं सिग्मा पहले साइन कर चुका हूँ। हाँ। जो जखाकू की भूमिका थी मेन थी, और मुझे उसके लिए हेड शेव करना था। हाँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप फौजी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे डिफरेंट कैंटोनमेंट एरिया में जाना है फौजी की शूटिंग के लिए। हाँ। तो मैंने अशोक तलवार जो डायरेक्टर थे सिग्मा के, उनसे मैंने ये बात बताई जी। तो उन्होंने कहा कि कपूर साहब को बोलो वो डेट मैं एडजस्ट कर लूंगा। हाँ। आप दोनों सीरियल कर लो, मैं चाहता हूँ। बट कपूर साहब बोले कि आप हेड भी शेव करोगे, फिर मैं आपके लिए बाल कहाँ से लाएंगे, और दिक्कत हो जाएगी। मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा हूँ। आपको दिल्ली के पास गाजियाबाद एक जगह है, साहिबाबाद में सेट लगा था सिग्मा का, वहाँ शूटिंग चलती थी। तो बोले आपको बार बार साहिबाबाद आना पड़ेगा, और मैं कभी आगरा शूट कर रहा हूँ, कभी कहीं शूट कर रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने जब वो रिफ्यूज किया, मैंने कहा एथिकली अच्छा नहीं होगा कि मैंने सिग्मा पहले साइन किया है तो मैं सिग्मा ही करूंगा। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ा मैंने। तो फिर मेरे बाद वो शाहरुख खान साहब आए उसमें। और उस वक्त शाहरुख खान साहब नहीं थे, सिर्फ शाहरुख ही थे उस वक्त। जी जी जी, मैं उस वक्त उनका नाम भी नहीं जानता था। हुआ ये था कि मैं गेट से निकल रहा था। हाँ। और वो एंटर कर रहे थे। अच्छा। उस ऑफिस में, गुलमोहर पार्क में दिल्ली में उनका ऑफिस था कर्नल कपूर का। तो वहाँ इस प्रकार ये। अच्छा, कभी क्योंकि आपकी मुलाकात मुझे लगता है आप भी बड़े सीनियर कलाकार हैं, तो कभी मुझे लगता है शाहरुख खान से आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी। उन्होंने कभी आपको धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ आपने वो रोल नहीं किया? नहीं,
मैंने उनसे कोई जिक्र नहीं किया इसका, बस हेलो हेलो हो जाती है। हाँ, नहीं मुझे लगता है, लेकिन ये तो जरूर उनको पता होगा कि पहले आप करने वाले थे, मुझे लगता है इसकी जानकारी तो जरूर होगी उनको। अगर अगर मैं कर भी लेता तो शाहरुख साहब की अपनी पर्सनालिटी है, जी। उनकी अपनी किस्मत है, वो डेस्टिनी हाँ। है और वो चार्म है। और इंडिया में एक जो कॉन्सेप्ट है कि जो हीरो है वो थोड़ा चॉकलेटी होना चाहिए, सुंदर जी। होना चाहिए, हाँ, और मैं उस फ्रेम में फिट, फौजी में नहीं फिट लेकिन हो मुझे जाता। लगता है कि आजकल इन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें साउथ में ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जो कि जी, डार्क और हैंडसम है। हमारे हिंदी इंडस्ट्री में वैसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे हम नाना बिल्कुल पाटेकर बिल्कुल। जी को ले लें, चाहे मनोज वाजपेयी हाँ जी को हाँ। ले लें। आप देखिए कि सब उतना ही प्यार मिलता है जितना चाहे ऋतिक जी रोशन को जी मिले, जी, वो जितना जितना चाहे अब शाहरुख खान को सिनेरियो मिले। बदला है, अब हाँ बदल गया है, अब बदल गया है। जी। जिन दिनों में हम लोग थे उन दिनों में था कि भाई चॉकलेटी लड़का चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए। तो जी। मैं अब मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, मैं या तो विलेन हूँ या मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। और जो किस्मत आपको दे वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी। अच्छा, आपके काम तो बहुत सारे दर्शक आपके देखते रहते हैं, काम के बारे में जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन जी अक्सर दर्शकों ने आपको एज ए विलन के किरदार में देखा है। और जी आपकी हाइट भी 6 फीट 2 इंच है, जो मुझे पता चला है। जी जी अच्छी जी खासी जी हाइट है, तो मुझे लगता है कि आप जहां जी। खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती होगी। ये डायलॉग अमिताभ बच्चन साहब का है, जी, मेरा नहीं है क्योंकि डायलॉग ये। क्योंकि 6 फीट 2 इंच हाइट अच्छी खासी होती है। जी और जी जी तो इसके बाद ये जो सारी चीजें थी, जब आप ज्यादातर, क्योंकि आपने विलन के कैरेक्टर में किए, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि आम जी जिंदगी में शैलेंद्र श्रीवास्तव जी कैसे हैं? क्योंकि हमने अक्सर फिल्मों में या टीवी सीरियल में उनको दूसरों को डराते हुए, धमकाते हुए देखा है। आम जिंदगी में जी। कैसे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी? मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, आप जी। जैसा व्यक्ति हूँ। हम्म। अभिनय से मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, अपने हाँ परिवार को पालता हूँ। बाकी मैं मुझे याद है ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जी। मुझे 4 वर्ष पूर्व एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट बुलाया गया था। जी। तो मैं गया तो वहाँ जो इतनी अगर आपको पता हो तो वहाँ ज्यादातर अधिकांश महिलाएं हैं बिल्कुल जो बिल्कुल, जो मुझे भी मौका जो मिला ब्रह्मा था कुमारी संस्थान माउंट को आबू जाने चलाती का हैं। ब्रह्म कुमारी जी जी संस्थान में। जी जी बड़ी खूबसूरत जगह है वो, मैं भी 3-4 दिन रहा जी हूँ। बहुत खूबसूरत जी जगह जी है। जी। तो मुझे वहाँ ज्ञान सरोवर में बुलाया गया था, हम्म। माउंट आबू में। और मैं गया तो मुझसे पहला प्रश्न जो किया गया था जब मैं एड्रेस कर रहा था पब्लिक को, जी। कि आप विलेन हैं लेकिन सामान्य जीवन में जब आप मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े हम्म। अच्छे से मिलते हैं। तो मैं बोला मैं विलेन हूँ, मैं 24 घंटे विलेन नहीं हूँ। और विलेन रहते हुए जो किरदार निभाते हुए जितने दुष्कर्म मैं करता हूँ, हाँ यदि वास्तविक जीवन में मैं उसमें से एक भी कर दूं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा, पूरी जिंदगी के लिए जेल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे इसके लिए पैसे मिलते हैं, प्यार हाँ मिलता है और लोगों का आशीर्वाद मिलता है। जी। हम तो और बाकी नॉर्मल होने का बात मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हमारे और आप दोनों के अंदर हम्म। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भरी होती है, सच बिल्कुल बताऊं। सही कहा आपने। उनका एक बैलेंस, सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। जी। लेकिन जो विलन किरदार होता है कोई भी, चाहे वो हम्म। प्राण साहब से लेके हम तक आ जाइए, हाँ तो हमारी सारी नेगेटिविटी जो है वो स्क्रीन पे निकल जाती है। बिल्कुल। मतलब ऐसा कोई मैं अभी कर्म यही जिक्र कांड नहीं करने है। वाला था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको, शरीफ तो बहुत होते हैं, देखिए शरीफ बहुत सब लोग हैं, जी लेकिन कुछ खुराफाती करना हर कोई चाहता है। तो मुझे जी लगता है जी वो जी मौका एक्शन बोलने के बाद वो आप लोग को मिल जाता होगा, खासकर बिल्कुल जो बिल्कुल। विलन का किरदार करते हैं। तो मुझे लगता है जी, नेगेटिविटी जो भी रहती होगी वो स्क्रीन के सामने निकल जाती होगी। तो निकल आम जिंदगी जाती में है। कुछ बचता नहीं होगा नेगेटिव। अब नेगेटिविटी निकलने के बाद जो शेष बचता है वो पॉजिटिविटी बच जाती बिल्कुल। है। तो हमसे जीवन में कोई भी मिलता है तो बोलता है अरे आप स्क्रीन पे बड़े खतरनाक थे। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं यहाँ सामान्य व्यक्ति हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ, आपकी जी। तरह हाड़ मास का आदमी हूँ। हाँ। और मैं सामान्य जीवन जीता हूँ आपकी तरह। जी। अच्छा, वो जो पहला सीरियल था जिसमें आपने जखाकू का किरदार आपने निभाया था, नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, और जी आपने फौजी छोड़कर आपने किरदार निभाया था। जी तो जो जी पहला जी। जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपका, स्पेस सिटी सिग्मा साहब का, देखिए जखाकू का? उसका जो मेकअप था वो हम्म। 8 से 9 घंटे मेकअप लगते थे, क्योंकि मेरी पूरी स्किन को रफ करना पड़ता था। अच्छा। तो 8 से मैं रात को जाके वहाँ इजी चेयर पे बैठ जाता था और मेरा हम्म। मेकअप चालू होता था, और सुबह मेकअप मैन बोलता था कि नाउ ही इज रेडी टू शूट। हम्म। तो 8 से 9 घंटा मेकअप करने के बाद मैं वो किरदार निभाता था। और हाँ। वो मैंने एक्सेप्ट ही इसीलिए किया था कि
इंडिया में उस तरह का किरदार किसी ने किया नहीं था। वो गैलेक्सी किंग था, स्पेस वर्ल्ड का किंग था, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। हाँ। तो इस तरह का किरदार कभी मैंने न सुना था न देखा था, कोई अच्छा रेफरेंस देखिए, नहीं था। आप देखिए, जो हमारी हिंदी इंडस्ट्री रही, टीवी सीरियल, आजकल जो एवेंजर्स आते हैं वो इसी पर आधारित रहती है, लेकिन हमारी टीवी सीरियल में कई साल पहले इस तरह का किरदार निभा चुके हैं आप। बिल्कुल साहब। और जो हमारे डायरेक्टर थे अशोक तलवार साहब जी। उनका ये कहना था कि बेटा ये जो मैं सीरियल बना रहा हूँ, हाँ। अगले 10 साल तो ऐसा कोई नहीं बना पाएगा। हाँ। लेकिन मुझे हैरानगी है कि आज तक कोई नहीं बना पाया उस तरह का। क्योंकि उसमें जो उस समय उस जमाने में जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह हुआ करते थे, हाँ। वो उस समय कंप्यूटर ग्राफिक्स उस तरह के थे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा सारे इफेक्ट्स जो थे अशोक तलवार साहब खुद क्रिएट किया करते थे। अच्छा, जैसे वो एक जैसे चैलेंज जैसे था। कुछ बताइएगा जरूर, मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा दर्शकों को सुनने को लेकर। जो स्पेशल इफेक्ट जो आजकल कंप्यूटर से बनते हैं, वो वहां पर मैनुअली बनाया होगा लोगों ने, शायद मैं वहां बता के रहा जो लोगों हूँ, ने। जी। अशोक तलवार साहब बहुत अच्छे निशानेबाज थे। हाँ। गन शूट बहुत अच्छा करते थे वो। हाँ। तो एक इफेक्ट था कि मैं ऐसे उंगली करता हूँ और सामने एक पाइप टूट जाती है। अच्छा। अब वो ग्राफिक्स में करना बहुत आसान है साहब। हाँ। तो वो क्या किया उन्होंने कि एयरगन लेके पीछे बैठ गए, अच्छा। कैमरे के पीछे। हाँ। और मुझे कहा आप उंगली कीजिए ऐसा। हाँ। और उन्होंने कैमरे के पीछे से एम करके वो नली को तोड़ दिया। अच्छा। तो ये इफेक्ट इस तरह के हुआ। क्या बात, मतलब बिल्कुल रियल। हाँ। रियल रियल रियल। और जी। जो हम हमारी एंट्री होती थी तो डोर्स खुलते थे। हाँ। तो अब वो डोर के लिए 4 लोग इधर खड़े होते, बड़े हैवी डोर थे। जी। 4 लोग उधर खड़े होते थे, 4 लोग इधर खड़े होते थे। हाँ। मैं पहुंचता था और डोर खुलता था तो लगता था ऑटोमेटिकली खुल रहा है। जबकि ऐसी कोई सुविधा वहां नहीं थी बिल्कुल। हाँ। बट मतलब सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, सब कुछ ग्राफिक्स पे हो रहा है। हाँ। बट सब कुछ मैनुअली हो रहा था। हाँ। वो 4 लोग जो दरवाजे के पीछे छुपे हुए होते थे वो दिखते नहीं थे कैमरे में। तो ये मैं अशोक तलवार साहब का कमाल मानता हूँ। जी। अच्छा, जी, जिन जिन दोस्तों ने आपको उस वक्त कहा था रंग को लेकर कि यार तुम्हारे लिए कोई खास काम नहीं होगा, जब आपने पहला सीरियल किया होगा ज़खाको, जो कि बड़ा ही पॉपुलर हुआ था, तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था? क्या कुछ कहा फिर उन्होंने? बात अगर आपकी हुई हो तो। वो खाली ये नहीं कहते थे कि आप कुछ नहीं आपका होगा। वो कहते थे कि तुम भूल जाओ एक्टिंग वैक्टिंग, वो सब बहुत प्रिविलेज लोगों को मिलता है, तुम कहाँ जाओगे। हाँ। जब सिग्मा हिट हो गया साहब जी। और ज़खाकू घर घर का नाम हो गया। हाँ। मुझे याद है दिल्ली में चलना मेरा मुश्किल होता था। अच्छा। लोगों पे लोग उस जमाने में तो ये आजकल के फोन वगैरह नहीं थे। हाँ। तो लोग कैमरा अरेंज करके आते थे मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए। और एक नोट डायरी रखते थे कि ऑटोग्राफ दे दीजिए। हाँ। तो मुझे बलिया में मेरे दोस्तों ने फोन किया मुझे लैंडलाइन पे। हाँ। उस जमाने में लैंडलाइन ही हुआ जी। कि आप आइए, आपका नागरिक अभिनंदन करना है। और पूरे शहर ने मेरा नागरिक अभिनंदन किया था उस जमाने में। बिल्कुल। देखिए कि जिन जिन लोगों ने आपने जिक्र किया कि जो लोग कहते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, और फिर उसी शहर में आपका नागरिक अभिनंदन हो रहा है। यहाँ मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो लोग आपको ये कहते हैं कभी भी कि आप ये नहीं कर सकते, हाँ। आप उन्हें अपना हितैषी मानिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आप उन्हें अपना शुभचिंतक मानिए, क्योंकि वो अगर ऐसा आपको चुनौती नहीं देते तो आपको वो करने की प्रेरणा नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मुझे याद है हम लोग स्टूडेंट लाइफ में गर्मी की छुट्टियां होती थी। हाँ। तो हम लोग समझ में नहीं आता था क्या करें। अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा जाके उब चुके थे हर बार गर्मी की छुट्टी में, मामा क्या चले गए, नाना क्या चले गए। तो मैंने एक प्लान बनाया कि यार हम लोग काठमांडू चलते हैं साइकिल से। हाँ। एक बार प्लान बनाया भूटान चलते हैं। हाँ। तो जब मैं काठमांडू के लिए यात्रा पर निकला था तो सब पूरे ग्रुप में 3-4 लोगों का ग्रुप था, सबसे पतला दुबला मैं था। हाँ। तो मुझे लोग बोलते थे ये तो खून फेंक के मर जाएगा, किधर उतना पहाड़ काठमांडू में चढ़ना पड़ेगा। लेकिन उनकी इस चुनौती ने मुझे हौसला दिया। और आप यकीन मानिए जो हेल्दी लोग थे वो घबरा के रह गए, रुक गए, आगे पहाड़ देख के लौट आए और सफल हुआ था मैं। जी।
तो नहीं, मैं जो लोग आपको चुनौती देते हैं कि तुम जी, नहीं कर पाओगे, मैं हाँ, उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ बिल्कुल। और मैं कहता हूँ वो मेरे वेल विशर हैं। हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम किसी को बोले कि यार कि तुम ये कर सकते हो तो इंसान नहीं जी, करता, लेकिन उसको बोलो तुम ये नहीं कर सकते हो तो उसको यस, बुरा लगता है और फिर वो बोलता है हम मैं हाँ, करके दिखाऊंगा मैं। आपको चुनौती मिलती है ना जी, बिल्कुल। और क्या होता है कि वो हनुमान जी वाली स्थिति है कि हाँ, काचुक साज ही रहा बलवाना। बिल्कुल। तो जब तक उनको आप जगाइए नहीं हाँ, तो हनुमान जी भी जागते नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने बहुत सारे जो और कलाकार हैं, चाहे अमिताभ बच्चन है, विवेक ओबराय है और इंडस्ट्री के जी ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जिनके साथ आपने काम किया होगा। जी तो जी जी। आपको सबसे अच्छी ट्यूनिंग किनके साथ लगती है और कौन से आपको यादगार पल लगते हैं जो आपने उनके साथ शूटिंग में बिताए हों आपको? जो कोई ऐसा यादगार पल जो आप शेयर करना देखिए चाहें उनके वैसे साथ? सभी लोग ही बड़े सहृदय हैं हुँ, और आपस में बड़े सामंजस्य से काम होता है, बड़े प्यार से होता है। जी। हम स्क्रीन पे एक दूसरे के दुश्मन दिखते हैं, बट जब कैमरा बंद होता है तो हाँ, हम लोग बड़े आपस में प्यार में जी। बातचीत करते हैं। फिर भी लेकिन ट्यूनिंग हाँ ट्यूनिंग किसी के मुझे साथ कुछ हाँ ज़्यादा अच्छी रहती है। मुझे अमित जी का याद आता है कि हाँ, मुझे फैमिली द टाइज ऑफ ब्लड जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, जी, उसमें मेरा एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था अमिताभ बच्चन साहब के साथ जी। कि सामने से वो गोली चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ। हाँ, तो जो बुलेट होता है, बुलेट का एक कवर होता है पीतल का, हाँ। वो उछल के बहुत तेजी से आके मेरे सिर में लगा था। ओह! वो गरम भी रहता है और वो जब निकलता है हाँ तो। जी हाँ जी, वो बहुत इतना तेज लगा था कि मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ गया था। अरे! तो बच्चन साहब ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, मैं बस लगा, वो आए खुद ही सर वो सहलाने हाँ, लगे। तो बोले शूटिंग रुकवा दी उन्होंने, बोला जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, जब तक ये नहीं कहेंगे कि हम मैं शूटिंग कर सकता हूँ, शूटिंग होगी नहीं। हाँ। तो जब मैं सामान्य हुआ, बोले अभी हम शूटिंग करें, मैं बोला बिल्कुल करेंगे सर। हुँ, तो मैंने देखा कंसर्न होता है, हम चाहे स्क्रीन पे लड़ रहे होते हैं जी। लेकिन ये दिमाग में होता है कि एक दूसरे को चोट ना लग जाए। हाँ। और कभी कभी गलती से लग भी जाती है, हुँ, बिल्कुल। तो थोड़ी बहुत तो लगती है। जैसे जी। एक बार मैं फाइट कर रहा था रक्त चरित्र में हाँ, उनके साथ, विवेक विवेक ओबराय के ओबराय के साथ। साथ, हाँ। जी, तो बैट पे पैडिंग दी गई थी, जहाँ हुँ, पैडिंग दी गई थी वहां से मुझे टेबल के कॉर्नर पे गिराना था, हाँ। लेकिन एक्साइटमेंट में विवेक ने मुझे पहले गिरा दिया। तो अब वो मुझे जहाँ पैडिंग थी वहां से ऊपर लगा। ओह! तो मैंने कहा अगर मैं कट बोलता हूँ तो यही शॉट दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने कहा दर्द बर्दाश्त करो, शॉट दे जाओ। और राम गोपाल वर्मा शूट कर रहे थे, उनको पता था कि इसको लग गई है, जी। लेकिन मैंने वो शॉट दिया हाँ, और बाद में एवरीबॉडी क्लैप की भाई कमाल है, बर्दाश्त करके निकाल गया। जी। तो कभी आप वो देखिए सीन तो आपको नहीं, अच्छा लगेगा बिल्कुल, बिल्कुल, रक्त बिल्कुल। चरित्र में। जी बिल्कुल। बिल्कुल शैलेंद्र जी, इतना इतना मज़ा आ रहा था मुझे व्यक्तिगत तौर पर, सही कहूँ आपसे बात करने में, क्योंकि इतने आप सीनियर कलाकार हैं और इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है और इतनी जी, इंटरेस्टिंग बातें, ऐसा लग रहा है बस सुनते रहूँ मैं कुछ और समय थैंक तक, यू। लेकिन लेकिन समय कम है, समय की बंदिशों को पूरा करना पड़ेगा। जी लेकिन जी सर जी बहुत-बहुत शुक्रिया, वक़्त निकाल कर आपने जी, हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। बाकी मैं आपको एक शुभकामना देके एक अच्छा खुशखबरी देके जाना चाह जी, रहा हूँ कि अभी मुझे फ्रांस की यूनिवर्सिटी है सॉर्बोन, जी। उनका उन्होंने मुझे डॉक्टरेट ऑफर किया है। क्या बात है मेरी सर, बहुत बढ़िया। मेरी हाँ, मेरी कविताओं से प्रभावित हैं वो, मेरे जी, अभिनय से प्रभावित हैं जी, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने मुझे डॉक्टरेट ऑफर किया है। जी। अब वो जब उनका अगला कन्वोकेशन होगा तो हाँ। मुझे वो मतलब फिजिकली पीएचडी की डिग्री जी। मुझे अच्छा मिलती है। सर समय बहुत कम है, लेकिन आपने कविता का ज़िक्र किया। मैं चाहूँगा 10-15 सेकंड में आपकी एक जो खूबसूरत कविता है, वो 1-2 लाइन ज़रूर सुना दीजिए आप। आ, महामारी एक जो अभी जी। कोविड कोविड जब फैला था तो मैंने उसमें हाँ। लिखा था कि महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से सुना करते थे। हुँ। सुना करते थे महामारी के किस्से बुजुर्गों, दादियों और नानियों से, मगर कोई महामारी वही वुहान वाली यूं सामने तन के खड़ी हो जाएगी कभी हुँ। सोचा न था। यूं जिंदगी से टकराएगी कभी सोचा न था। यूं नानी याद दिलाएगी कभी सोचा न था। खौफ का ऐसा मंजर की तसव्वुर ना किया होगा कभी भी किसी ने। रोज हर लम्हा कोई अपना गुजर जाता है, साथ छोड़ जाता है, अपनों का रुला जाता है हमेशा के लिए। जिसकी बातें कभी हंसाती थी उसकी खबरें अभी रुलाती हैं। खता कोई तो हुई है हमसे, वो दिखाने के भी काबिल न रहे।
ओढ़े रहते हैं एक छोटा सा नकाब चेहरा ढकने के लिए। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं मस्जिदों मंदिरों गुरुद्वारों के, और प्रकट हो गए हैं, नमूदार हो गए हैं पीपीई किट पहनकर अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों के रूप में। सब दिखते एक जैसे हैं, नाम अलग अलग हैं उनके, पर दिखते एक जैसे हैं। पीपीई किट पहन के एक जैसे सब दिखते थे, नाम अलग अलग हैं उनके जी। और दिखते एक जैसे हैं। किसी भी नाम से पुकार लो, क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं ईश्वर सुनता है, कहते हैं ईश्वर सुनता है। आगे कुछ पंक्तियां भूल रहा हूं, बिल्कुल सर, लेकिन जो भी आपने पंक्तियां सुनाई, वो आपने जो 2 साल का जो दर्द रहा है कोरोना का, वो सब आंखों के सामने। जी बिल्कुल। अंत इसका ये है कि हौसला रखना है, हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल। विजय निश्चित है। बिल्कुल सर। विजय जी निश्चित है। बिल्कुल। मरेगा, ये कोरोना भी मरेगा। जी बिल्कुल सर। और अब तो खुशखबरी है कि अब कोरोना भी अपने अंतकाल में है और बहुत जल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन सर फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।